वेलकम टू माय लिसनर्स। तो आप भी भेजें मुझे कुछ अपने सच्चे वाक़यात, कुछ सच्ची कहानियाँ। डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा जीमेल एड्रेस मौजूद है, गो एंड चेक इट आउट। वैसे तो मुर्दा घर का नाम सुनते ही हमें एक अजीब सा खौफ और एक अजीब सा डर लगने लग जाता है। मगर सोचें, जो लोग वहाँ पर काम करते हैं वो किस हिम्मत से काम करते होंगे। इमरान कहते हैं कि मैंने वहाँ 8 साल काम किया, मगर हर दिन एक नया खौफ और एक नया डर के साथ सामना भी किया। इमरान कहते हैं कि वैसे तो छोटे मोटे वाक़यात अक्सर होते ही थे, मगर वो सर्दी की एक रात जब मेरी छुट्टी थी, क्योंकि हमारी शिफ्ट चेंज होती थी, मतलब 15 दिन मैं रात की ड्यूटी करता था और 15 दिन अब्बास रात की ड्यूटी करता था। और जिस दिन मेरी दिन की ड्यूटी थी और रात को मेरी छुट्टी थी और मैं सो रहा था अपने घर में, तो अचानक मेरे दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से नॉक करना कोई शुरू कर दिया और मैं एकदम से हड़बड़ाकर डरकर फ़ौरन से उठ बैठा, क्योंकि मैं जानता था कि मैं तो गांव से आया हूँ कराची काम करने के लिए और कराची में तो मुझे कोई जानता ही नहीं। 8 सालों में ये पहली बार ऐसा इत्तेफाक था कि जब किसी ने इस रात के इस पहर मेरा किसी ने दरवाज़ा बजाया था। बहरहाल मैं उठ के जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि मेरा मैनेजर सामने खड़ा हुआ है और मैंने अपने मैनेजर से बोला कि खैरियत तो है, आप इस तरह रात के इस पहर मेरे घर में सब ठीक तो है। मेरे मैनेजर ने कहा कि खैरियत ही तो नहीं है, अब्बास की ऑन ड्यूटी डेथ हो गई। बस ये सुनना था कि मेरी तो जान ही निकल गई। मेरा तो दिल ऐसा हो गया, ऐसा बुझ गया। एक अब्बास ही तो था जिससे मैं अपने दिल की हर बात कर लेता था, एक वो ही तो था जिसको मैं जानता था, वरना मैं तो कराची में किसी को जानता भी नहीं था। मैनेजर ने कहा कि इमरान जल्दी करो, हमें मुर्दा घर पहुंचना है। मैं मैनेजर के साथ मुर्दा घर पहुंचा। मैंने देखा कि मैनेजर पुलिस के साथ मिलकर आगे की इन्वेस्टिगेशन की जो भी प्रोसेस है उसको प्रोसीड कर रहा है और अब्बास के जनाजे को अब्बास के घर वालों तक पहुंचाने में हेल्प आउट कर रहा है। मैं खड़ा हुआ चुपचाप बस ये सब कुछ देख ही रहा था। मुझे तो देखकर रोना ही आ रहा था। बहुत बड़ा सदमा था ये मेरे लिए। ऐसा लग रहा था कि अब्बास मेरे आसपास ही है। मैं ड्यूटी पर तो ज़रूर था, मगर मेरा ध्यान बिल्कुल अब्बास के ऊपर ही था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि अब्बास मेरे पास आकर बैठा है और मुझसे कह रहा है कि इमरान, मेरा टाइम नहीं आया था, मैं फिर भी मर गया। मुझे बहुत खौफ आ रहा है, मैं क्या करूं? अब मेरा क्या होगा? मैं तो मर गया हूं। बस ये सुनना था कि एकदम से मेरी चीख निकल गई और मैंने अपने मैनेजर को ये सब कुछ बता दिया कि मेरे पास अभी अब्बास आकर बैठा हुआ था। मेरे मैनेजर ने कहा कि तुम्हारा बहुत दिल था अब्बास में, तुम बहुत अच्छे दोस्त थे अब्बास के। अब उसकी अचानक इस तरह से मौत ने हम सबको शॉक्ड कर दिया है। तुम सदमे में हो, तुम्हें वहम हुआ है। इमरान, तुम हौसला रखो, ये तुम्हारा वहम है। अब्बास के जाने का तो हमें भी बहुत दुख है, मगर ऐसी बातें मत करो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने भी सोचा कि हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे भी हम सबका ईमान है कि जब जिसका जो टाइम आता है उस इंसान को जाना ही पड़ता है। जैसे तैसे वो रात गुजरी और हमारे मैनेजर ने फ़ौरन ही एक बंदा हायर किया जो दिन की ड्यूटी कर सके। नेक्स्ट नाइट जब मैं वहाँ पहुँचा तो मेरी आंखें हर जगह अब्बास को ही ढूंढ रही थी। पता नहीं क्यों, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि अब्बास मेरे आसपास ही है। रात के करीब 2 बजे होंगे कि एक नई डेड बॉडी आ गई और मैं उसे सेटिंग से और तरतीब से रखने में बिज़ी हो गया। जैसे ही मैं तरतीब से बॉडी को रखकर जैसे ही मैं पीछे हटा तो एकदम से आवाज़ आई कि इमरान, मैं क्या करूं? मैं तो बेवक्त ही मर गया हूं, मुझे चैन नहीं मिल रहा। और एकदम से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया
میں تو وہ آواز سن کر ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ اور کوئی نہ ہو، وہ تو عباس کی آواز ہے۔ میں جیسے ہی مڑا تو میں نے دیکھا کہ جو ڈیڈ باڈی ابھی کے ابھی آئی ہوئی تھی اور جس کو میں نے ابھی ترتیب سے رکھا ہوا تھا، اسی ڈیڈ باڈی نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ میں اتنا بھی ڈرپوک نہیں تھا، اسی لیے تو میں مردہ گھر میں کام بھی کر رہا تھا، مگر ایسا کچھ اگر ہوگا تو بہادر سے بہادر انسان بھی بے ہوش ہو جائے گا۔ میرے ساتھ بھی وہی ہوا۔ میں نے تو جیسے ہی دیکھا کہ اس ڈیڈ باڈی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا ہے، مجھے نہیں پتا میں کب بے ہوش ہو گیا اور چکر کھا کر میں گر گیا۔ میں بے ہوش ہو چکا تھا، پر پھر بھی میں نے بے ہوشی میں دیکھا کہ عباس ڈیوٹی پر ہے، اور جیسے ہی کھانا کھانے کا ٹائم ہوا اور عباس نے اپنا ٹفن کھولا اور جیسے ہی لقمہ بنانے کے لیے عباس نے ہاتھ آگے بڑھایا، روٹی اچانک غائب ہو گئی۔ عباس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ اب عباس ڈر رہا تھا اور میں دور سے کھڑا ہوا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، مگر میں چاہ کر بھی عباس کے قریب نہیں آ پا رہا تھا۔ میں عباس کے پاس جانا چاہ رہا تھا، مگر کوئی تو ایسی طاقت تھی جو میرے قدم بڑھنے نہیں دے رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ عباس کو کسی نے پیچھے سے دھکا دے دیا ہے اور وہ گر گیا، مگر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ عباس اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگا، مگر سامنے ایک خوفناک لڑکی آ کر کھڑی ہو گئی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے اور کیا چاہتی ہے۔ میں بھی اس لڑکی کو دیکھ کر ایک دم سے ڈر گیا، اور جیسے ہی میری نظر اس کے پیروں کی طرف پڑی، میں حیران ہو گیا۔ سنا تھا کہ چڑیلوں کے پیر الٹے ہوتے ہیں، پر میں نے پہلی بار اس کو دیکھا بھی، اس کے واقعی میں پیر الٹے ہی تھے۔ اس کا مطلب کہ وہ چڑیل تھی۔ عباس بھی بہت ڈر رہا تھا۔ اتنے میں اس بھیانک لڑکی نے عباس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ عباس نے پوچھا کہ میرا کیا قصور ہے، مجھے کیوں مار رہی ہو؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ مجھے چھوڑ دو۔ ایسے چلا چلا کر عباس یہ بات کہہ رہا تھا، مگر عباس اب آخری ہچکی لے رہا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے میرے دوست میرے عباس نے دم توڑ دیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ عباس میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا کیا قصور تھا، مجھے کیوں مار دیا، میں نے کسی کا کیا برا کیا تھا، وہ چڑیل نے مجھے کیوں مارا، میں تو اکثر وضو میں ہی رہتا ہوں، مجھے چین نہیں مل رہی، سمجھ نہیں آتا کہ میں بے وقت کیوں مر گیا۔ میں ابھی عباس کو تسلی دینے کے لیے اس کے کندھوں پر اپنا ہاتھ رکھنے ہی والا تھا کہ ایک دم سے عباس نے اتنی بری طریقے سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اتنی زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دیں کہ اس کی چیخیں سن کر میرے کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے آنکھوں کے سامنے عباس کی شکل اتنی بھیانک ہونے لگی کہ بتا نہیں سکتا۔ اس کی چیخوں کی آواز سے مجھے ہوش آ گیا۔ میں نہیں جانتا کہ جب اس مردے نے میرا ہاتھ پکڑا تھا تو وہ بھی میری بے ہوشی میں ہی میں خواب دیکھ رہا تھا، یا اس وقت تک میں ہوش میں ہی تھا۔ میں نہیں جانتا کہ کیا حقیقت ہے اور کیا خواب۔ بس میں جلدی سے گیٹ کی طرف بھاگا۔ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس مردہ گھر کے پاس بھی چلے جاؤں۔ میں بہت ڈر چکا تھا۔ اس کی چیخیں میرے ذہن پر سوار ہو چکی تھیں۔ میری تو سانسیں جیسے اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے ہی رہ گئی تھیں۔ جو میں نے دیکھا تھا میں کسی کو بتا بھی تو نہیں سکتا تھا، کوئی بلیو ہی نہیں کرتا میری اس بات پر۔ ہر جگہ سے عباس کی وہی چیخوں کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی تھیں، عباس کے رونے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس سرد رات کو اس کی چیخیں ناقابل برداشت تھیں۔ میں نے صبح ہونے کا انتظار نہیں کیا، اور
बस जल्दी से वहाँ से निकला और करीबी जो भी मस्जिद पड़ी मैं उस मस्जिद में चला गया। मैंने सोचा कि मैं यहाँ तो एटलीस्ट महफूज रहूँगा। जैसे ही फजर की अजानों का वक्त होना शुरू हुआ, मौलवी साहब और बाकी लोग भी आना आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गए। मौलवी साहब आए तो मैंने मौलवी साहब को वो सारी की सारी बातें बता दी जो कुछ मेरे साथ बीती थी। मौलवी साहब ने कहा कि बेटा, सबसे पहली बात तो ये कि जिसका जो टाइम मुकर्रर है वो उसी टाइम पर ही उसने जाना है। कोई भी इंसान बेवक्त नहीं मरता। हाँ, अब जो वो ये बात कह रहा है तो तुम सोच के बताओ कि उसने कुछ और भी कहा था। एकदम से इमरान ने अपनी आंखें बंद करी और इमरान ने कहा कि मैं क्या बोलूँ मौलवी साहब, आपको जो कुछ था सब आपको बता दिया। तो मौलवी साहब ने कहा कि चलो मुझे लेके चलो वहाँ पर, और मैं मौलवी साहब को मुर्दा खाने में, वहाँ पर मुर्दा घर में लेकर गया। पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं मुर्दा घर के अंदर भी चली जाऊँ। फिर भी मौलवी साहब साथ में थे तो मौलवी साहब ने सब जगह पर पढ़ पढ़ के फूका, सब जगह पर इधर उधर देखा, हर जगह पर गए और मौलवी साहब ने आकर बोला कि तुम कुछ छुपा रहे हो, गलती अब्बास से नहीं हुई, गलती इमरान तुमसे हुई है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि तुम्हारे हिस्से की जो मौत है वो अब्बास को मिली। अब्बास का वही वक्त मुकर्रर था, वो बेवक्त नहीं मरा। ये तो मौत का बहाना होता है, जिसको जब जाना होता है वो तभी जाता है, मगर गलती तुमसे हुई है। तो मैंने एकदम से बोला, मौलवी साहब मेरी क्या गलती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। तो उसने जैसे ही सोचने की कोशिश की तो उसको ये समझ में आया कि ख्वाब में उसने देखा था कि जब वो गला पकड़ रही थी चुड़ैल अब्बास का, तब वो पूछ रही थी कि आज इमरान नहीं आया। तब अब्बास ही कह रहा था कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम कौन हो, क्या चाहती हो। तो एकदम से जब मैंने आंखें खोली तो मैंने मौलवी साहब को ये सारा माजरा बयान कर दिया कि मौलवी साहब ऐसा ऐसा मैंने देखा है। तो मौलवी साहब ने कहा कि हाँ सही है, पर अब मुझे ये ढूंढना है कि वो तुम्हारा क्यों पूछ रही थी, उसको तुमसे क्या मतलब है। मौलवी साहब ने सब जगह पर पता किया और एक दरख्त के पास सामने जाकर खड़े हो गए और मौलवी साहब ने कहा कि इस दरख्त के पास तुमने पेशाब किया था। तो एकदम से मैं तो परेशान ही हो गया। मैंने कहा, मौलवी साहब ये बात आपको कैसे पता चली। मौलवी साहब ने कहा कि ये बात छोड़ो, जब टॉयलेट की फैसिलिटी मौजूद है तो तुमने यहाँ पेशाब क्यों किया, तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी। मैं तो एकदम चौंक गया कि मौलवी साहब को ये सब चीज़ें पता चल गईं। मैंने कहा, जी मौलवी साहब, एक बार मुझसे ये गलती हुई थी, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था और मुझसे ये गलती हो गई। मौलवी साहब ने कहा कि इसीलिए वो तुम्हारी जान की दुश्मन बन गई। उस टाइम पर वो वहीं पर ही थी। तुमने गलत किया, अब जो तुमने कसूर किया है, अब मैं तुम्हें पड़ा हुआ पानी देता हूँ, तुम इसे सुबह शाम पियो और कोशिश करो कि वज़ू में रहो, और जब भी तुम यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए आ जाओ, तुमने रोज़ाना बाकायदगी से इस दरख्त के पास खड़े होकर उस चुड़ैल से माफ़ी मांगनी है, शायद वो तुम्हें माफ़ कर दे। मैंने कहा कि मौलवी साहब, मैं अब यहाँ पर काम नहीं करना चाहता, माफ़ी तो मांगने का सवाल ही नहीं उठता, मैं यहाँ पर काम ही नहीं करना चाहता। मौलवी साहब ने कहा कि तुम यहाँ पर काम करो ना करो, माफ़ी तुमको मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो ऐसी मखलूक़ात हैं वो कभी भी कहीं पर भी आ जाती हैं, तुम जहाँ जाओगे तुम्हारे पीछे आ जाएगी। तो इससे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें इस दरख्त के पास जाकर माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। मैं भी चुप हो गया। मैंने कहा कि ठीक है मौलवी साहब, जैसा आप कहें।
غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، معافی مانگنے میں کیا شرم، میں معافی مانگوں گا۔ مولوی صاحب نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا ہے، مگر اس طرح کی جو مخلوق ہوتی ہیں ان کو کسی بھی بات سے کبھی بھی وہ غصہ کر سکتی ہیں، تو کوشش کرو کہ ایسا کچھ مت کرو جس سے دوسری مخلوقات ہم سے ناراض ہوں یا ہم سے خفا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ ہر وقت میں وضو میں رہوں اور میں ڈیلی یہاں پر آ کے معافی بھی مانگوں گا۔ خدا سب خیر کرے گا انشاءاللہ۔